Hello dear students, this is the third video and here today we are going to learn the very important chapter that is called Economic Reform since 1991. Yes, this is the chapter named Economic Reform since 1991. My dear students, this is a very important chapter also that we are going to learn today. And regularly you receive the videos very soon you are getting the videos now. So it is just for covering all your syllabus in a very hurry way in 4 days strategy. So my dear students, I hope you are seeing the video, full video from beginning to the last, as it is really very important, right? So now this is your third video and just go and learn it properly, listen it properly. फंडा सेम रहेगा, 2 बार देखना है ना। मतलब फर्स्ट टाइम सिर्फ देखना है अटेंटिवली, सुनना है अटेंटिवली। सेकेंड टाइम कॉपी लेके बैठना है, जॉटिंग आउट करने हैं वर्ड्स को। मैंने बोला क्यों करना है? अब बोलो कि सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फिर भी हम कैसे लिखें? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपको जॉटिंग आउट्स का मतलब होता है कि आप बेसिकली क्या करो, इम्पॉर्टेंट की टर्म्स लिख लो बस, जिससे कि जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना उस दिन सुबह क्या रिवीजन करोगे, उस दिन सुबह रिवीजन के लिए आपको बहुत रिक्वायरमेंट है। मैं सेम टू सेम आपके साथ एग्ज़ाम के सेंटर पे पहुंच जाऊंगा अगर आपने ये काम कर लिया तो। मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाऊंगा मतलब क्या मैं भाग के आपके पास आ जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर आप अच्छे से जॉटिंग आउट करोगे वर्ड्स को, रिवाइज करोगे सुबह, तो उन वर्ड से मैं याद आ जाऊँगा कि मैंने क्या बताया था, और आप एग्ज़ाम में आराम से उनको लिख पाओगे। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है। पहली बात तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है और हमें इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो देखो भाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन का, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। आपको पता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कोलैप्स होती जा रही थी, बिल्कुल ख़राब हालत हो रही थी। इसके लिए हमने 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। उस पॉलिसी का नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसका दूसरा नाम है LPG पॉलिसी 1991, in which we are going to learn liberalization, privatization and globalization, right students? So basically in this chapter you are going to learn about liberalization, privatization and globalization, but the question arises, why economic policy required? हमें economic policy required ही क्यों थी? तो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसमें फॉल आ रहा था, डिक्लाइनिंग फेज पर था, इसलिए हमें इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी। सेकेंड था हमारा पब्लिक सेक्टर का फेलियर होता जा रहा था, बिल्कुल अनसक्सेसफुल था, उसको भी इम्प्रूव करना था, इसकी रिक्वायरमेंट थी। थर्ड, हाई फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, क्योंकि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं और फिर गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, वो जो बोरिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए हमें इसको ज़रूरत था। डेफिसिट इन BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट था, इसलिए हमको बैलेंस इकोनॉमिक पॉलिसी ज़रूरत थी। डेफिसिट इन BOP का मतलब क्या है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें इंपोर्ट तो हो रहा था लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से डेफिसिट आ रहा था। रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीज, इन्फ्लेशन का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिमूविंग ऑल द रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी और आर कंट्री। हमारी कंट्री से इतने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे, उन सबको रिमूव कर दिया गया, ये लिबरलाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन क्या था? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट ओन्ड इज चेंज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट सेक्टर। जब सरकार का मालिकाना हक ख़त्म होता है और वहाँ पे कोई प्राइवेट बंदा आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टोरेंट हमारे आगरा में आया, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ये प्राइवेटाइजेशन एग्जाम्पल है ना। दूसरा थर्ड जो है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ आर इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के लेवल से मैच करना, मिलाना, ये क्या कहलाता है? हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मींस जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट है
उस इंटरनेशनल मार्केट को अपनी कंट्री तक लेकर आना, जो डिस्टेंस फार अवे प्लेसेस है उनका जो डिस्टेंस है उसे कम कर देना, मतलब उठा के ये नहीं कि अमेरिका को उठा के इंडिया के पास ले आए, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब हमारा जो बीच का डिस्टेंस है उसमें जो बैरियर्स लगे थे वो रिमूव हो गए, हमने फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया। अब हमारा इंडियन मार्केट इतना बड़ा हो चुका था कि सारे के सारे बाहर के प्रोडक्ट्स हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल होंगे और हमारे यहाँ के प्रोडक्ट बाहर अवेलेबल होंगे। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सो हेयर अगर हम बात करें अपने लिबरलाइजेशन की तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन सबसे पहले क्या आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आया। अब बेटा देखो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म क्या है, तो अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से लिबरलाइजेशन प्रोवाइड कराया बात करते हैं। पहला है रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सबसे पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिड्यूस किया गया, मतलब बोला गया बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर था कि भाई जैसे सिगरेट्स हैं, टोबैको है, लिकर है, इनके लिए जो भी चीज़ मतलब अनवांटेड है, जो भी चीज़ आए सही नहीं है उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज कोई और लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं होगा, राइट। ये पॉलिसी आई। डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज करा हम लोगों ने। मेकिंग MRTP एक्ट, मोनोपोली ट्रेड रेस्ट्रिक्शन प्रैक्टिस एक्ट को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। जो 1970 का एक्ट था कि भाई पहले क्या होता पता है, मोनोपोली होती थी। मोनोपोली का मतलब क्या है, भाई मैं बेचने वाला हूँ सिर्फ मैं ही बेचूंगा, कोई और नहीं बेचेगा। तो यहाँ पे क्या होता था, भाई वो अपने हिसाब से अपने रेट के हिसाब से बेचता था। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात थी कि भाई जिसका मन चाह रहा है वो उस रेट पर बेच रहा है, वो सामान बेच रहा है, आज नहीं बेच रहा है कल बेचूंगा, भाग कल आना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इन सबको हटाया किसने, MRTP, लिबरलाइजेशन ने। बेसिकली किसने हटाया, लिबरलाइजेशन ने। और अगर हम नॉर्मल सी बात करें कि लिबरलाइजेशन है और क्या क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में, तो फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, जो हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स आते हैं उनको फ्रीडम दिया गया। देखो कैपिटल गुड्स को आज भी हमारे पास फ्रीडम है। अगर मैं कोई कैपिटल गुड्स मंगाने जा रहा हूँ तो उस पर जो हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, हाई टैक्स लगता था, उसको रिमूव कर दिया गया है। क्योंकि वो जो प्रोडक्शन मैं किस लिए लेकर आ रहा हूँ, प्रोडक्शन के लिए लेकर आ रहा हूँ, जिससे हमारे इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस चीज़ के लिए इसको फ्री कर दिया गया कि भाई जो भी बंदा अपनी इंडस्ट्री के लिए कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कराना चाहता है उसको फ्रीडम दे दी गई कि हाँ वो इंपोर्ट करा सकता है, ठीक है। फिर आता है सेकंड पार्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन के अंदर सेकंड पार्ट क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। पहला क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, अब दूसरा क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, राइट। तो देखिए बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो RBI ने अपने रोल को चेंज किया, चेंजिंग द रोल ऑफ RBI। पहले RBI क्या था, रेगुलेटरी था, अब प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटरी फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो इसका मतलब क्या है कि RBI ने अपने रोल को चेंज किया कि वो सिर्फ ऐसे नहीं कि बस वो हुक्म चलाएगा, वो अपने डंडा लेके सबके ऊपर काम करेगा, नहीं। उन्होंने बोला कि हम प्रोटेक्टिव फंक्शन को फॉलो करेंगे, हम डेवलपमेंटल फंक्शन को फॉलो करेंगे, ना कि हम रेगुलेटरी फंक्शन पर जाएंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, बैंक्स को बहुत रिलैक्सेशन मिला और बहुत सारे बैंक्स ओपन होने लगे हमारे इंडियन मार्केट में। दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट की अगर हम बात करें तो बैंक ने इंक्रीज कर दिया अप टू 51% जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमारे अलाउ कर दी गई कि वो हमारे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ एक्सपेंशन। ईज़ ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि पहले बैंक्स ना अगर उनको दूसरी ब्रांचेस ओपन करनी है तो पहले RBI के पास जाके परमिशन लेनी है, फिर वो बहुत सारा प्रोसीजर उसको फॉलो करना है, फिर जाके काम होगा। लेकिन अब बहुत सिंपल प्रोसीजर हो चुका था जिससे कि नंबर ऑफ बैंक्स इंक्रीज हो गए, जिससे कि लोगों की सेविंग पावर इंक्रीज होने लगी, सेविंग की जो हैबिट है वो इंक्रीज हो गई इस चीज़ के चक्कर में, राइट। इसके बाद है फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म या फिस्कल रिफॉर्म या टैक्स रिफॉर्म। फर्स्ट क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा फिस्कल रिफॉर्म, जिसे हम टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं ना। टैक्स क्या है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सिटीजन ऑफ इंडिया को देना ही देना है। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, ये सारे जो वीडियोस देख रहे हैं, बेसिकली अगर मैं बच्चों की बात करूँ, जो बच्चे देख रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो मैं पूछता हूँ आपसे, क्या आपने कभी टैक्स दिया है? अब आप बोलोगे सर हम तो बहुत छोटे हैं यार, हम कैसे टैक्स देंगे, ये तो पापा देते हैं, हम थोड़ी देते हैं। नहीं, हम सब ने टैक्स दिया है। आप अंकल चिप्स का पैकेट खरीद के लाते हो, क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना, हमने टैक्स दिया है।
कभी डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने गए, वहाँ पे टैक्स लगता है, CGST SGST लगता है ना, दिया है ना, इसका मतलब हम सब ने टैक्स दिया है। वी ऑल आर टैक्स पेयर, हम सब लोग टैक्स पेयर हैं, राइट। हम सब लोग क्या है, टैक्स पेयर। तो टैक्स क्या है टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सिटीजन ऑफ इंडिया को देना ही देना है ना। किसके लिए? जो भी वो सर्विसेज ले रहा है उस चीज़ के लिए। उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्स के फॉर्म में आपको रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, सैनिटेशन डेवलप करती है ना। ये सारे काम किस में होंगे? हमारे टैक्स में होंगे, है ना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टैक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली मेरी इनकम पे लगता है, जैसे इनकम टैक्स, राइट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो इनडायरेक्टली मेरी इनकम पे लगता है, जैसे GST, ठीक है। मैंने जो खाया, जो कंज्यूम किया, जो खरीदा, उस पर टैक्स दूंगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने जितना कमाया मैं उस पर दूंगा, वो मेरी इनकम पे डायरेक्टली इम्पोज हो रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, रिडक्शन इन दी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में रिडक्शन आया और ये रिडक्शन आज तक चलता आ रहा है। आज भी आपने देखा होगा नई नई पॉलिसीज़ आती हैं गवर्नमेंट की, वो उसमें बताते हैं कि अब जो सिस्टम है वो 5 लाख का हो गया है, फिर अभी 2.5 का था, फिर 5 लाख का हो गया। सिस्टम क्या है? इसका मतलब है कि वो बार बार रिलैक्सेशन दे रहे हैं आपको, कि आप जो टैक्स दे पा रहे हो उसमें रिलैक्सेशंस आपको दे रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें, टैक्स भरें। ये हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ओके। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो रेगुलेट्स एंड रिड्यूस द रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को भी रिड्यूस कर दिया। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक नया टैक्स सिस्टम आया है ना। हाल फिलहाल में तो नहीं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, बट जो GST है ये एक वन नेशन वन टैक्स के फॉर्म में आया, जो बहुत ही बेस्ट निकला और उसका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट थे। मैंने इसके बारे में एक स्टोरी भी सुनाई थी, मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देखिएगा, जो लोग पुराने हैं चैनल पर उनको पता ही होगा वो स्टोरी। जितने ही बच्चों ने वो स्टोरी मुझसे सुनी, सब लोगों ने बोला सर एक ज़बरदस्त स्टोरी है, इससे क्या होता है हम लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा है। इससे क्या होगा, अगर हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है हम लोग अच्छे से याद कर पाते हैं। GST क्या है वो सही मतलब आपने सिखाया। चलो मैं इसमें एक लिंक पोस्ट करूँगा, इस वाली वीडियो में लिंक पोस्ट करने का, आप जाके उसको देखिएगा, लेकिन एग्जाम के बाद, अभी मत देखना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रिफॉर्म, जो है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी of one country is exchanged with the currency of another country। एक ऐसा रेट जिस रेट पर एक कंट्री करेंसी दूसरी कंट्री करेंसी में कन्वर्ट होती है, वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी की हम लोग बात करते हैं, अपनी ही बात करते हैं कि सपोज करो मुझे $1 चाहिए, तो मुझे कितने रुपए देने होंगे? जनरली वो इट इज शुड बी फ्लक्चुएटेड, बट 83 पॉइंट समथिंग रुपीज़ मैंने दिए फॉर $1। तो ये क्या है? ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है कि $1 मतलब डॉलर को खरीदने के लिए आपने कितने पैसे दिए, दैट इज कॉल्ड कि कितने रेट, कितने करेंसी पर किस करेंसी को एक्सचेंज किया गया, वो कहलाता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट स्टूडेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्लियर है। उसके बाद आता है डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। अब ये डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या है? देखिए, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी की अगर हम नॉर्मल सी बात करें, एग्जैक्ट वे में बात करें कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो पैसा है उसका क्या होना? कमज़ोर होना। पैसे का कमज़ोर होना। कमज़ोर कैसे होगा? लाइक फॉर एग्जांपल पहले मैं डॉलर को 60 रुपये देता था और $1 आ जाता था। अब 83 रुपीज़ दे रहा हूँ और $1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जिससे क्या हुआ? हमारी जो परचेजिंग पावर है, हमारे रुपये की परचेजिंग पावर कम हो गई, कमज़ोर हो गई। इसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, राइट। इसका ऑपोजिट, इसका वाइस वर्सा, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। अब ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म क्या होता है? भाई हमारे यहाँ पर बाहर के लोगों को बुलाने के लिए हम लोगों ने ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म को डेवलप किया, सेटअप किया, जिससे कि वो क्या करेंगे? हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमें क्या होगा? फ़ायदा होगा, है ना। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म के लिए हमने क्या किया? रिडक्शन किया कोटा सिस्टम में, है ना। पहले रिजर्वेशन था, भाई इतनी तो गवर्नमेंट के पास होंगी, अब ये 2-3 चीज़ें बची, इनको प्राइवेट लोग आ जाएं और चला लें।
लेकिन इसमें कोटा सिस्टम को हटाया गया, रिडक्शन किया गया और सबको फ्री एंट्री दी गई, राइट। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब हम पहले सामान को बाहर बेचा करते थे तब भी एक्सपोर्ट ड्यूटी देते थे, लेकिन बाहर जाना तो हमारे लिए फ़ायदा है ना, इसलिए उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी से फ्री कर दिया गया, राइट। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। आगे रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन आया, मतलब पहले अगर बाहर से सामान मंगाते थे हम, जैसे दूसरी कंट्री से सामान मंगाते थे तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती थी, आज भी लगती है, लेकिन वो जो रिडक्शन उसमें जो इंक्रीज था उसमें रिडक्शन आ गया है, अब इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगती है, जिससे हम लोग उसको अफोर्डेबल बना पाते हैं, राइट। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट ओन्ड इज चेंज एंड कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट सेक्टर, जब सरकार का मालिकाना हक खत्म होता है और वहाँ पे कौन आता है, प्राइवेट सेक्टर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो बेटा बेसिकली प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ उसके बारे में हम इस चैप्टर में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए पहली बात तो लोगों को जब भी कोई प्राइवेट बंदा अपना बिजनेस चलाना चाहता था तो वो ऐसे बिजनेस छोड़ के जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो भाई ये इम्पॉसिबल था हमारे लिए। जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन लेकर आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना तो मालिकाना ख़त्म किया, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भेजा, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर का जो वर्क है वो थोड़ा अट्रैक्टिवली ज़्यादा होता है, अटेंटिवली होता है, थोड़ा मैनेजेबल सिस्टम में होता है, वर्क ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ होने लगा, जिसकी वजह से हमारे इंडियन कंडीशंस बहुत इम्प्रूव होने लगी। जैसे आप देखा हुआ हॉस्पिटल्स खुलने लगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलने लगे, अब लोग सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अब इस चीज़ के चक्कर में क्या कंपटीशन क्रिएट हुआ, और अब जाके देखो हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज को आगरा के जो ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आया है, कितना ज़बरदस्त उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, कितना ज़बरदस्त तरीके से वो मेंटेन किया जा रहा है, उसको देखना बनता है ना। किसकी वजह से हुआ, प्राइवेटाइजेशन, कंपटीशन क्रिएट हुआ। मुझे याद है पहले जब हम बैंक में जाया करते थे तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी होती थी, उसके बाद भी वो एहसान के साथ पैसे लेकर जमा करते थे, और उसमें भी कुछ अगर फॉर्म में कुछ चीज़ ना भरे तो बोलते थे इसको वापस लेके जाओ, दोबारा लगो लाइन में पीछे। ये क्या था भाई, हम अपना पैसा आपके पास जमा करने जा रहे हैं और हमें परेशानी होती थी। लेकिन जब से प्राइवेट बैंक आए तब से हमारे गवर्नमेंट बैंक्स की हालत बहुत सुधर गई है ना। सारे कमर्शियल बैंक्स एकदम से अच्छे से वर्क करने लगे, और वहाँ पर भी नई नई यंग लोगों को इसमें भर्ती करी गई, जिससे क्या हुआ कि बहुत बेस्ट सिचुएशन हो गई हमारे इंडिया की। ये था प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा, जिसमें कुछ नवरत्नास को इंक्लूड किया गया, जिसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में है वो है नवरत्ना। कौन कौन से हैं, कौन कौन से नवरत्न हैं हमारी सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के? वो है पहला इंडियन ऑयल, पहला क्या है, इंडियन ऑयल। सेकंड क्या है, भारत पेट्रोलियम। सेकंड क्या है, भारत पेट्रोलियम। थर्ड क्या है, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फोर्थ है सेल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL। VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और NTPC, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये 9 हैं जिन्हें हम बोलते हैं नवरत्नास, राइट। क्या बोलते हैं हम इनको, नवरत्नास। ऐसे ही महारत्नास भी हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, उन पे फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। और मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मैंने क्या मतलब बताया, इंटीग्रेशन ऑफ आर इकोनॉमी विद वर्ल्ड्स इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से मैच करना, हमारे लेवल को इस वर्ल्ड के लेवल से मैच करना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, राइट। क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। सो ग्लोबलाइजेशन के हमारे आने से बहुत फ़ायदे हुए। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट था वो था इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ इक्विटी इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसका इक्विटी बढ़ा दिया गया कि वो भी हमारे यहाँ पे आके सामान को बना सकते हैं, बेच सकते हैं, हमारे इंडियन मार्केट में एंटर हो सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे इंडियन मार्केट में आके प्रोडक्शन करे तो हमारा फ़ायदा क्या है? हमारा फ़ायदा ये है कि उस केस में हमारा फ़ायदा होगा कि हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग क्या कर पाएंगे बताओ? हम लोग बहुत सिंपल सी मैं अगर आपको बात बताऊं तो हम लोग कर पाएंगे अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट। क्या कर पाएंगे? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर पाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से इम्प्रूव हो जाएंगी। सेकेंड है रिडक्शन इन टैरिफ। रिडक्शन इन टैरिफ का मतलब क्या है? देखो, रिडक्शन इन टैरिफ का बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है हमारे यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग सामान बेचा करते थे या खरीदा करते थे तो उस कंडीशंस में क्या था, जो टैरिफ था मतलब जो बेचने के लिए जो पैसा लगता था और जो सामान खरीदने के लिए जो पैसा लगता था उसमें जो टैक्स लगता था उसको रिड्यूस किया गया। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जिससे कि हमारा पूरा, जैसे बोलते हैं ना, WTO का मेन फंक्शन क्या है? वो चाहता है पूरा जो वर्ल्ड है वो एक कॉमन विलेज बन जाए, जिसमें कोई भी सामान इधर से उधर जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई टैरिफ से बाउंड्रीज ना क्रिएट हो, ये चाहते हैं, है ना। रिमूवल ऑफ क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। अब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि बेसिकली क्या होता है, कोई सामान कहीं जा रहा है तो एक पर्टिकुलर इतनी क्वांटिटी में ही मूव ऑन कर सकता है। मतलब क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस क्या है? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ से कोई सामान बाहर जा रहा है या वहाँ से अंदर हमारे यहाँ आ रहा है, उसमें क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी थी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा या इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन जब हम 2001 में हम WTO के पार्ट बने तब हमने इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया, कंप्लीट रिमूव हो गया इसकी वजह से, राइट। नेक्स्ट है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। अभी पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब है कि हमारे को ये चांस दिया गया कि हम लोग डिमांड और सप्लाई को देखकर अपनी करेंसी के रेट्स को फिक्स कर सकते हैं। ये मौका भी हमको दिया गया, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। ये भी एक बहुत अच्छा सा स्कोप था हमारे लिए जब ये हुआ तो, राइट। इसी तरीके से आउटसोर्सिंग एक पार्ट शुरू किया गया। आउटसोर्सिंग इज द वेरी बेस्ट पार्ट दैट इज कमिंग टू इंडिया एवर, इज कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा स्विच कर चुके हैं हमारे आउटसोर्सिंग पर, बेसिकली कॉल्ड BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल्ड कॉल सेंटर्स, है ना। हमारा जो बेंगलोर है वो इसका हब बन चुका है, दिल्ली, मुंबई हब है। इवन दो हमारा आगरे में भी बहुत सारे BPOs खुल चुके हैं। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग पार्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है हमारी कंट्री का। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट था जो हम लोगों ने किसके थ्रू आया? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारे यहाँ पे आया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप किया गया, SEZs बनाए गए, जिसमें हमारी कंट्री ने दूसरे बाहर के लोगों को अट्रैक्ट किया, अपनी कंट्री के लोगों को भी अट्रैक्ट किया कि अगर हम लोग क्या पर्टिकुलर अपनी इंडस्ट्रीज़ को एक पर्टिकुलर जगह पे खोलेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ बना दिए गए, वहाँ पर अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हो तो गवर्नमेंट आपको फ्री कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, आपको जो टैक्स रेट्स में आपको डिस्काउंट देगी, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, वाटर टैक्सेस हैं, इनमें आपको रिलैक्सेशन देगी। ये सब क्या है? ये सब है आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बनाया गया। चीप लेबर प्रोवाइड कराना, आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्रिएट करना, चीप लेबर चीप रॉ मटेरियल लेकर आना, ये सारे काम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कराए गए। ये क्या था? ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट था। उसके बाद हम, लेकिन जब कभी किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है ना। तो डीमेरिट भी थे हमारी NEP के। डीमेरिट थे, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे वर्क नहीं किया। दूसरा, हमारे यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी कम होने लगी, क्योंकि MNCs हमारे यहाँ पे आने लगी। आपको पता है MNCs तो बस एक ऐसी कंपनीज हैं जो आएंगी, काम करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आउट, है ना। तो इट शुड बी कि भाई, तो ऑब्वियस है कि सब जगह पर ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी वजह से पे स्केल बढ़ा, ये हमारा फ़ायदा हुआ है ना। तो सेकंड पार्ट तो ये हो गया। थर्ड की अगर हम बात करें तो हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनको डिक्लाइन आने लगा, वो बंद होने लगी, क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो गई। किसकी वजह से? इन MNCs की वजह से, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, है ना। उसके बाद जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, विलेजेस का डेवलपमेंट कम हुआ, क्योंकि जो भी लोग आते थे वो वहीं पर अपने आप को सेटअप करना ज़्यादा अच्छा समझते थे। दूसरी बात अगर हम करें तो कंज्यूमरिज्म स्प्रेड होने लगा, जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए, जो हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि अब कंज्यूमरिज्म फैलने लगा तो मतलब कंज्यूमर अपने हिसाब से सामान खरीदेगा।
ये अच्छा पॉइंट है हमारे लिए, कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए ख़राब है ना। तो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम्स आई, डिमेरिट्स क्रिएट हुए। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात करते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमारे यहाँ पे था गेट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। 23 कंट्रीज़ का संग ग्लोबल ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमारे पूरे वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत थी, इसलिए एक नया बॉडी सेटअप किया गया जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। 1 जनवरी 1995 1 जनवरी 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर हम लोग टोटल मिला के अगर बात करें तो 159 कंट्रीज़ इसके मेंबर कंट्रीज़ बनी, और 97% टोटल ट्रेड हमारे वर्ल्ड का इन कंट्रीज़ के थ्रू होता है WTO में। तो दैट इज़ व्हाट की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे बहुत वेलफेयर के लिए बनी। कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे उनको साइड में करते हुए उन्होंने बोला कि हमारा जो ट्रेड है वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रेड है, इसलिए ट्रेड में कोई चीटिंग नहीं होगी, ट्रेड में कोई करप्शन नहीं होगा, ट्रेड में कोई क्राइम नहीं हो सकता। सो ये सब ट्रेड से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता। ये सब काम इन्होंने कंपलसरी बनाए। हमारे देश में, देशों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में पीस बना रहे, फ्रेटर्निटी रहे, वहाँ पर इंटीग्रिटी बनी रहे, इसके लिए इन्होंने बहुत वर्क किया। जो भी डिस्प्यूट्स कंट्री के बीच में होते हैं उनको सॉल्व करने का काम भी WTO का ही था। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किसने करे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने करे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस चैप्टर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो जो पहुँचनी पड़ेगी, उसके लिए बेल आइकन को दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, कमेंट करना मत भूले यार। इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ ना वीडियोस, लगातार बार बार वीडियोस बनाता हूँ, फिर उसको एडिटिंग करनी पड़ती है और उसको अपलोडिंग करनी पड़ती है ना यार। थोड़ा सा कमेंट अच्छे से करो और शेयर करना मत भूलो प्लीज़। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो सो दैट आपको ये वीडियोस और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और बहुत सारी वीडियोस पर मैं एक्साइट हूँ, मैं इनकरेज हूँ और आपको अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।